नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। मैं आप लोगों को डरावनी कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी सुनकर आपके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम केवल उतना ही जानते हैं जो कि हमारे नजरों को देखने की क्षमता तक है। हमारे सीमित और इस ब्रह्मांड में राई के दाने और धूल से छोटे से कण है। ज्ञान को हम अक्सर अपने अहंकार का विषय समझने के लिए भूल कर बैठते हैं, और जब हमारा भ्रम टूटता है, सच्चाई हमारे सक्षम आकार हमारा भ्रम तोड़ देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा की कहानी है जिसे पूरा सुनने पर आपको एक ऐसे डर का एहसास होगा जिसे आज तक आपने कभी भी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं डर की दुनिया की कहानी। ये दुनिया बहुत सारे रहस्यों से भरी हुई है, जिन्हें बहुत सारे पर्दों के भीतर गुप्त करके सुरक्षित कर दिया गया है, ताकि साधारण लोगों की साधारण आंखें उन्हें कभी भी न जान पाए। ये रहस्य ऐसे हैं कि अगर मानव जाति के सक्षम कभी उजागर हो जाए तो सब कुछ तहस नहस कर सकता है। इसलिए इन्हें इतने गोपनीय ढंगों से छिपाकर रखा गया है कि दुनिया के सबसे ताकतवर से ताकतवर देश, खुफिया एजेंसियां भी इन्हें उजागर करने में नाकाम रहती हैं। लेकिन कल्पनाएं कीजिए, अगर कभी इन विनाशकारी रहस्यों से पर्दा उठा तो क्या होगा? क्या आप तैयार हैं इनमें से कुछ रहस्यों को जानने के लिए, उन खौफनाक जगहों पर जहां मेरे साथ जाने के लिए, जहां पर जाने का सिर्फ नाम से ही आम लोगों की कपकपी छूट जाती है। इस दुनिया की निगाहों से पूरी तरह से छिपी हुई एक गुप्त जगह है, जिनके बारे में कोई आम आदमी कभी भी जान नहीं सकता, क्योंकि यही उन शापित जगहों का नियम है कि जो उन तक पहुंच जाता है जिंदा वापस नहीं आता है। ऐसी खतरनाक जगह है जहां पर सिर्फ रात के अंधेरे में ही नहीं, बल्कि सुबह के उजाले में भी कोई दूर दूर तक भटकता नहीं है, जिन्हें सामने लाने के लिए कितने ही बेकसूर लोगों को अपनी जीवन का बलिदान देना पड़ना। उन चंद दिलेर लोगों ने जो कि इस गुप्त अभियान में अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन उन अभिशप्त जगहों का पता हमेशा हमेशा के लिए साथ ही जमीन की गहराइयों में दफन हो गया। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे आंखों के देखने की क्षमता बेहद सीमित है। यह सिर्फ उतना ही देख सकती है जो कि इनके देखने की परिधि में शामिल है, यानी कि हमारा ज्ञान बेहद सिमटा हुआ और सीमित है। आप सबने असुरों के बारे में अपने ग्रंथों, पुराणों और अवश्य पढ़ा होगा। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण। हम सब निश्चित है कि आजकल कुछ नहीं है, लेकिन अगर आजकल के दौर में आपका सामना किसी असुर से हो जाए, तब क्या आप असुरों का अस्तित्व पर विश्वास करते हैं? आज हम उस खुफिया एजेंसी की बात करने जा रहे हैं जो सच में खुफिया है, और लोग उसे सार्वजनिक तौर पर उसके बारे में चर्चा करने से आज भी बचते हैं। इस खुफिया एजेंसी का नाम है इल्यूमिनाटी, जो कि आज तक वर्षों के बाद भी बेहद गुप्त रूप से सक्रिय है। इसके इजाद से ढोई 100 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आज तक इसके इर्द गिर्द बसी कहानियां भी बुनी और सुनी गई है। इस संस्था से जुड़ा कोई भी चेहरा सामने नहीं आ सका है। आप यह जानकर हैरान में पड़ जाएंगे कि यह एक संस्था सिर्फ देश को नहीं, बल्कि सारे विश्व को कंट्रोल करती है। इस संस्था के सदस्य कोई मामूली लोग नहीं,
बल्कि आमतौर पर नामी गिरामी और प्रसिद्ध अमीर हस्तियां होती हैं जिनके इस संस्था से जुड़े होने के बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते। यह संस्था सारे संस्कार को कठपुतली की तरह उंगलियों पर नचाने की क्षमता रखती है। दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ इस संस्था से जुड़ा है, बल्कि वो इस दुनिया पर राज करने की तैयारी भी कर रहा है। भारत और अन्य देशों की खुफिया एजेंसी के बारे में लोगों को जानकारी होती है, लेकिन इस एजेंसी का ना कोई हेडक्वार्टर है, ना ही कोई चीफ और ना ही कोई सदस्य। लेकिन क्या यह आपको हैरत में नहीं डालती कि इसके बावजूद भी यह एजेंसी पूरी दुनिया पर कब्जा करने की इरादा पुख्ता कर बैठी है। ये संस्था इतने रहस्यमय तरीके से काम करती है कि ये सभी देशों और संस्कारों को पकड़कर बहुत दूर है। यह संस्था ऐसे लोगों का महसूस है जो कि भगवान को नहीं बल्कि शैतान को मानते हैं। शैतान हिंदू धर्म में जिसे असुर अथवा राक्षस कहा गया है, बाइबल और कुरान में शैतान कहा गया है, जिसका अस्तित्व आज या कल से नहीं बल्कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग से यात्रा करते हुए अब कलयुग तक आ पहुंचा है। तो आपने दिल थाम कर सचेत हो जाइए। दिमाग को सचेत करते हुए मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। स्याह अंधेरों की सफर पर, शैतानी शक्तियों से ऐसे रहस्यमय सफर पर जो कि आपको भय के डरावने रास्तों से होते हुए एक ऐसे रहस्यमय सफर का करवाने के लिए आतुर है जो कि शायद आज से पहले कभी आपने नहीं की हो। ये कहानी शुरू होती है रोमानिया नाम के देश से, जो कि बेहद प्राचीन लोक कथाओं का विच के देश के नाम से जाना जाता है। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि विचेस का अर्थ चुड़ैल और डायन के साथ साथ जादूगरनियां भी होती हैं, जो कि कई हजार वर्षों तक अपने काले जादू के दम पर जीवित रह सकती हैं। रोमानिया के काले सागर में सीमा पर करथेपियन चाप के बाहर और इनके भीतर निचले डुबैल पर, बाल्कन पायद्वीप पर, उत्तर की दक्षिण पूर्वी और मध्य यूरोप के स्थिर एक देश है। एक ट्रांसवेलेनिया नाम का शहर में स्थित ब्रान क्रैसेल ड्रैकुला का महल के लिए प्रसिद्ध है। इसका पर्वतीय ठंडा इलाका और इसके नेशनल हाईवे की कभी भी ना खत्म होने वाली काली स्याह सड़क के आसपास घने जंगलों से घिरा हुआ बेहद गुप्त स्थान, जहां पर आम इंसान सिर्फ रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी भूल भटके जाने से परहेज करते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी, जो कि इस जगह के घने जंगलों के बाहर की सीमा पर ही एक घर बनाकर रहते चले आए हैं और जो कि कभी भी भूल से इस जंगल में कदम नहीं रखते, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस सुनसान इलाके में सर्दियों में नहीं बल्कि गर्मियों में शाम के वक्त से ही सन्नाटा पसर जाता है। यह इलाका सुनसान और डरावनी है। परिस्थिति वश अगर किसी दुर्भाग्यशाली यात्री की गाड़ी यहाँ के घने जंगलों में बिगड़ जाए तो रास्ते मालूम होने के बावजूद भी वो बेचारा इस भूल भुलैया से अपनी सारी जिंदगी बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ पर दूर दूर तक आपको कोई इंसान तो क्या, एक परिंदा भी नहीं दिखाई देगा। इस जगह पर बाशिंदों के साथ साथ यहाँ के जानवरों और परिंदों को भी इस जगह का भयावहता का एहसास पूरी तरह से है। इसलिए वो तो जितना ही हो सके उतना दूर रहते हैं और यहाँ पर घूमने के लिए आने वाले सैलानियों को भी
ताकिया कर दी जाती है कि गांव के उस पार, उस उथली नदी के पार करके घने जंगल और डरावने जंगलों की सीमा किसी भी स्थिति में पार करना भयानक मृत्यु को आमंत्रण देना है। परंतु कुछ उत्सुक जिद्दी लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर शैतानी शक्तियों से लैस जंगल के रहस्य घटना करने पर पक्ष में रहते हैं, जिससे वे महसूस हो जाते हैं, किंतु वो ये नहीं जानते मृत्यु से खेलना आसान नहीं होता। सन 1998 का समय, कॉरपोरेट जगत अपनी ऊंचाइयों को छूने में अपने प्रारूप पर बहुत तेजी से अमल करने लगा था, ताकि भविष्य में वो खुद एक महाशक्ति बनकर उभरे और भारतीय अर्थव्यवस्था का नए आयामों तक ले जाए। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए युवा का आवश्यकता थी। इसलिए बड़े पैमाने पर MB, PhD इंजीनियरिंग, यहाँ तक कि मेडिकल स्टूडेंट को भी मोटी सैलरी और बहुत सी मसूलियतों का आदर देकर कॉरपोरेट में शामिल किया जा रहा था। हिंदुस्तान के कॉरपोरेट जगत में सफलता हासिल हुए मध्य वर्ग से नए नए उच्च वर्ग भी शामिल हुए। कुछ नए जमाने, नए विचारों से बेहद महत्वाकांक्षी और ड्रैकुला की कहानियों से प्रेरित काले जादू के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक कुछ लोग नए नए साल 1998 की छुट्टी मनाने के लिए भारत से रोमानिया आए थे, जिन्हें कॉरपोरेट जगत में नई नई सफलता पाया हुआ 35 साल का मध्यवन नायर कोगिल से उसकी पत्नी बन चुकी 30 साल की उसकी वेटर हाफ खूबसूरत निशा, जिसकी शादी को 8 साल बीत चुके हैं और वो एक दूसरे के साथ बेहद खुश भी हैं। इनका 4 साल का बेटा अनिकेत भी है, जो कि इनके काम में व्यस्तता और भव्य जीवन शैली पाने की अभिलाषा का चलते 1.5 साल की उम्र से ही अपने नाना नानी के साथ रहना सीख गया था। सारे बचपन में वो भारत में राजस्थान के जोधपुर में अपने नाना और नानी के साथ रहता आया था। उसे अपने माता पिता की व्यस्तता के कारण सारा स्नेह और देखभाल अपने नाना नानी से ही मिला था। इसलिए वो अपने नाना नानी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। इसलिए हर बार की तरह इस बार भी वह अपने माँ बाप के साथ रोमानिया आने के बजाय भारत ही अपने नाना नानी के पास आया रहा था। अनिकेत बहुत छोटी अवस्था में से ही अपनी नानी सुमित्रा सिंह और फौज में रिटायर्ड नौ कर्नल विक्रमजीत सिंह बहुत हिल मिल गया था। यहाँ तक कि स्वभाव के सख्त विक्रमजीत सिंह जब तक अनिकेत को एक नज़र देख ना ले खाना ही नहीं खा पाते थे। जिंदगी में कभी भी किसी चीज का मोह रखने वाले सिद्ध दंपति को उनकी अपनी बेटी की औलाद से बुढ़ापे में ही फिर से मोह का बंधन में बांध लिया था। अनिकेत अपनी उम्र के बच्चों की तरह प्यार और शरारती बच्चा था। विक्रमजीत सिंह और सुमित्रा सिंह की जान तो जैसे उसी में बसती थी। वो उसे किसी अमूल्य धरोहर की तरह अपनी छांव में सहेज कर रखते थे और इसीलिए माधवन और निशा भी उसी तरह निश्चिंत थे कि अपनी नाना नानी के प्यार के संस्कारों के साथ अनिकेत एक बहुत ही उम्दा परवरिश पा रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सिंह दंदीप कुछ उलझन में थे जब वो अनिकेत के साथ काशी विश्वनाथ का माथा टेकने गए थे और वहां से लौटने पर पहले उन्होंने माधवन और निशा को बिना बताए एक प्रसिद्ध ज्योतिषी अनिकेत के जन्म कुंडली दिखाकर उसके करियर और भविष्य के बारे में उनसे पूछा था। उन तेजियों में वृद्धि ज्योतिषी ने
अपनी नानी की गोद में खेल रहे छोटे से अनिकेत को देखकर एक मंद मुस्कान दी थी। अनिकेत को अपनी गोद में लेते ही जो अनुभव किया था और देखा था, उसे किसी को नहीं बताने का निर्णय एक पल में लिया था। उन्होंने उस महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था, जो वो असाधारणता किसी बालक के साथ नहीं कर देते। यह देखकर उसके शिष्य भी दंग रह गए थे, लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव से इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। लेकिन अनिकेत की कुंडली का बहुत देर तक अध्ययन करने के बाद उनका असमंजस और उनका उत्तर दोनों ही दंपति से समझ में नहीं आए थे। उन्होंने केवल इतना ही कहा था, माता सती के पिता प्रजापति दक्ष का प्रायश्चित प्रभु शिव और माता पार्वती ने यहीं आकर संपूर्ण किया था। यहाँ पर सबके अल्झनों का प्रश्न के उत्तर प्राप्त होते हैं, सबके पापों का प्रायश्चित संपूर्ण होते हैं। हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता। विक्रमजीत जी भविष्य अपने प्रश्न और उनके उत्तर स्वयं निर्धारित करता है। आप लोग इनके भविष्य की चिंता ना करें, अपने सभी प्रश्नों का यहीं पर विराम दें। स्वयं महादेव का आशीर्वाद जिस पर हो, उसको चिंता स्वयं परम पिता महादेव और माता पार्वती करते हैं। अनिकेत के सर पर हाथ रखकर कुछ अन्यथा मत सोचिए, बस आप सत्य में शंकाओं का प्रभु चरण में समर्पित करके अपने घर के लिए प्रस्थान कीजिए। उठकर जाते हुए सिंह दंपति को रोककर गंभीरता से और मान्यवर इनका ध्यान विशेष रूप से रखिएगा जब तक इनकी आयु 25 वर्ष की न हो जाए। इन्हें अपने नेत्रों से दूर मत कीजिएगा। रात हो या दिन अकेले मत जाने दीजिएगा। क्यों और कैसे, यह सब अभी मत पूछिएगा। जब तक यह कुछ समझने लायक हो जाए तो इन्हें हर रोज सुबह घर से बाहर निकलने से पहले स्नान करके मृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करने की आदत डालिए। गंभीर मुख मुद्रा में इनके हित से यही सर्वोपरि हुआ है। माधवन और निशा के साथ जो और लोग हैं वो हैं उनके दोस्त दीपिका और विशाल चौहान, जो कि एक दूसरे को चाहते हैं और बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं। इनके अलावा बहुत जल्द ही बीए में एसडी की डिग्री हासिल करके डॉक्टर बनने वाले हैं साहिल सिंह, और घर वालों के खिलाफ जाकर अपना करियर ज्योतिष शास्त्र यानी कि मॉडर्न भाषा में एस्ट्रोलॉजी में बनाने वाले देवांग ढोलकिया के भी इस रोमानियन ट्रिप पर अपनी एक टीम बनाकर घूमने फिरने आए थे। उन्होंने भारत में ही ठहरने के लिए बुखारेस्ट का स्थिति होटल में इस्मांगोउ के हफ्ते के लिए बुक करवा लिया था। माधवन और निशा और विशाल चौहान को हमेशा से ही हॉरर कहानियां और किस्से में बहुत ही दिलचस्पी थी और वो इस चीज को मानते थे कि यह सब असल जिंदगी में मौजूद होते हैं। उन्हें हर हॉन्टेड जगह पर जाने का बहुत शौक था, इसलिए वो भारत की करीब करीब हर भूतिया जगह पर घूम चुके थे। लेकिन दीपिका और साहिल और देवांग इन सब में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखते थे। इन सब के डरावनी जगहों के बारे में दिलचस्पी नहीं लेने के अपने अपने कारण थे। दीपिका अपने डर की वजह से, तो साहिल इस दुनिया में केवल साइंस है, ऊपरी शक्तियां केवल भ्रम मात्र है इस वजह से, और देवांग ज्योतिष शास्त्र में जानकारी रखने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से जानता था कि इन शक्तियों को पास जाकर उन्हें जागृत करने का अर्थ क्या होता है। इसलिए वे तीन अलग अलग से इन सब से पृथक रहना ही पसंद करते थे। हर बार माधवन और निशा विशाल उन्हें अपने साथ हॉन्टेड जगहों पर जाने के लिए अलग अलग तर्क देकर मनाने की कोशिश किया करते थे,
हर बार दीपिका और साहिल देवांग उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया करते थे, लेकिन इस बार निशा ने उन तीनों को ऐसे तर्क दिए थे कि वो तीनों बहस में जीतते हुए नए साल की छुट्टियां रोमानियन में मनाने के लिए तैयार हो गए थे। बाकी सब तो खैर रोमानिया आकर अपने भीतर भय पर काफी हद तक विजय पा चुके थे, लेकिन उस ग्रुप में सबसे ज्यादा डरी हुई लड़की दीपिका थी, जिसे हॉन्टेड जगहों पर नाम से शुरू से ही खौफ महसूस होता था। जहां बाकी सब लोग ड्रैकुला के इस गढ़ में महज ब्रेम स्टोकर और कल्पशिला उपन्यास का एक मामूली सा हिस्सा समझकर छुट्टियां एंजॉय करने में व्यस्त थे, वहीं पर दीपिका की छठी इंद्रियों में मानने का इनकार कर रही थी। इस ब्रेम स्टोकर ने ड्रैकुला के रूप को सिर्फ काल्पनिक रची है। ये सोच तब और पक्की हो गई जब दीपिका ने वहां पर स्थानीय निवासियों को अपने घर में ड्रैकुला के बचाव के लिए लहसुन की मालाएं टांगते और दीपिका के जीवन में लहसुन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करते हुए नोटिस किया था। उसने यह सब बाकी लोगों को बताकर उनका ध्यान किसी अनजान खतरे की तरफ करने की कोशिश की थी, लेकिन देवांग को छोड़कर और सब उसके इस ख्याली हंसी में उड़ा रहे थे कि ड्रैकुला का अस्तित्व आज भी मौजूद है। वो सब घूमने फिरने और रात के समय पार्टीज करने में बिजी थे, लेकिन दीपिका को उस जगह पर शांति नहीं मिल पा रही थी। कुछ तो ऐसा था जो कि उसकी आत्मा में भय का सिरहन पैदा कर रहा था, पर वो समझ नहीं पा रही थी इसके भय का कारण वो सच में है जो वो महसूस कर रही है या फिर कोई और कारण है। उसे यहाँ इच्छा का नॉर्मल महसूस नहीं हो रहा था। आज आधी रात का वक्त और बाहर कड़कड़ाटी ठंड, साथ में बादलों में चमकती हुई तेज तलवार जैसी अग्निघनत चमकती हुई बिजलियां। इस हॉन्टेड होटल में दीपिका अपने रूम में बेचैनी से टहल रही थी। उसने इंडिया में फोन करने से पहले अपने परिवार का हालचाल पूछा था और फिर रोमानिया में एयरपोर्ट पर फोन करके इंडिया वापस जाने का टिकट के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, लेकिन उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर बावजूद भी एयरलाइन कर्मी उसे इंडिया वापस जाने का महज एक टिकट देने में नाकाम रहे थे। वजह थी नए साल का आगमन और अवसर पर का सभी फ्लाइट्स वहां फुल होना और दीपिका का चाहते हुए भी अगले 4 दिन तक रोमानिया के इस होटल में रहने की बावजूद थी। अपने परिवार से बात करने और एयरपोर्ट पर फोन के टिकट का इंतजाम करने की नाकामी के बाद वह दीपिका रूम में मौजूद छोटे से एक कुकटॉप पर काफी एक मग अपने लिए बनाकर अपने कमरे में बड़ी सी कांच की खिड़की के पास टहल रही थी, जैसे वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द वो इंडिया अपने परिवार के पास पहुंच जाएगी। इतने में बाहर जोर से बिजली कड़की और वो किसी के आने का अनिष्ट की चेतना दे रही थी। आज से पहले उसे इतना भारत में और अलग अलग देशों में बहुत सी बरसातें देखी थी और उनके साथ उसे खराब मौसम की कड़कड़ाती हुई बिजलियां देखने का भी बहुत शौक था, लेकिन ये सब कुछ बहुत अलग था, बहुत डरावने वाला, जैसे कोई चेतावनी दे रहा था कि यहाँ से वापस लौट जाओ। इस दिल दहला देने वाले मंजर को देखने कर दीपिका का दिल दबा हुआ बैठकर उठकर इधर उधर घूम टहल कर रहा था। दीपिका साहिल और देवांग के होटल के रूम के
एक ही फ्लोर पर थे, जबकि विशाल के साथ साथ माधवन और निशा के 2 रूम उनके ऊपर वाले फ्लोर पर थे। नए साल के सेलिब्रेशन के चक्कर के पर्यटकों के होटल फुल थे। हालांकि उन्हें होटल में एडवांस बुकिंग करवाई थी, पर सेलिब्रेशन के चलते होटल में पहले से ही बुकिंग हो चुकी थी, इसलिए 3 रूम तीसरे फ्लोर पर थे और बाकी के 2 रूम उसे ऊपर यानी चौथे फ्लोर पर थे। दीपिका, साहिल और देवांग अपने अपने कमरे की खिड़की पर ऐसा भयानक साइक्लोन तूफान देखकर बहुत खौफ में आने लगे थे और एक दूसरे को कनेक्ट करने, अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे थे। यह आश्चर्य की बात यह हो रही थी कि जहां दीपिका, साहिल और देवांग को अपने अपने कमरे की खिड़की के बाहर जोरदार साइक्लोन तूफान दिखाई दे रहा था, वहीं चौथे फ्लोर पर ऐसी कोई गतिविधि किसी को नहीं दिखाई दे रही थी। अनहोनी की शुरुआत तो हो चुकी थी, अब ये अनहोनी कहां तक जाने वाली थी ये सिर्फ उसी को मालूम था। आखिर क्या होगा उनके साथ? क्या वो सही सलामत इंडिया पहुंच पाएंगे या फिर इस रात में कुछ ऐसा होगा जिसे दीपिका और उसके बाकी ग्रुप के लोगों के होश उड़ जाएंगे? पूरा कहानी की जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।